Zombie apocalypse. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस में सारे बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और कॉन्सेप्ट पर आज डिस्कशन करने वाले हैं जिसके अंदर आज आपको पता चलेगा कि सर मुझे अगर किसी सर्किट में किसी कंडक्टर में पांडे जी अगर करंट की फ्लो को बढ़ाना हो, सर करंट की फ्लो को श्यों करना हो या करंट की फ्लो को रोकना हो, आराम आराम से करंट को चलाना हो या तेजी से चलाना हो। हाँ, आई मीन टू से इफ वी वांट टू कंट्रोल द करंट इन ए कंडक्टर, सपोज कीजिए कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है सर ने बताया है, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समुद्र में जितना पानी है इतने इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर इधर उधर भाग रहे हैं। किधर? हेयर एंड देयर, जहां जगह मिल रही है वहां भाग रहे हैं। लेकिन कब? जब तक आप इस कंडक्टर को किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हो। हाँ, और इस चीज के बारे में सर ने अपने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से बताया है बबुआ कि जब तक आप किसी कंडक्टर को किसी पूरे सर्किट के साथ नहीं जोड़ देते हो तब तक उसके अंदर पड़े इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, इधर उधर, इधर भागता है कोई इधर भागता है। और वो सुना होगा ना, मैं इधर चला, फिर ठीक है, फिर वो फिसल जाता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि सिर्फ वो मूव ही नहीं करते हैं, इस कंडक्टर के अंदर घूमने के अलावा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जो घूमने वाली चीज है वो इलेक्ट्रॉन्स है, और इन इलेक्ट्रॉन्स के अलावा इसके अंदर पॉजिटिव आयंस हैं जो फिक्स हैं। अब मान के चलो इलेक्ट्रॉन जब इस एंड से इस एंड तक जाएंगे तो टकरा के जाएंगे और इस एंड से इस एंड तक पहुंचेंगे तो एक टाइम लगाएंगे, एक जोर लगाएंगे, पसीना आएगा, वर्क डन करेंगे। तो हम कहेंगे कि जहां जहां ये टकरा रहे हैं वहां वहां बन रहा है बच्चा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किस वजह से बना, इस चीज का भी जिक्र मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुका हूं कि जब आप किसी कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट करते हो तो करंट का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्डर्ड मोशन में आते हैं, लेकिन वो ऐसे ही ऑर्डर्ड मोशन में नहीं आते, एक रेगुलर मैनर में नहीं आते, वो टकरा के आते हैं। टकराने का मतलब सर कोलिजन करेंगे। क्या करेंगे? कोलिजन। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं बच्चा, देखते रहना, एंड तक बने रहना, मजा आएगा ऐसा। तो सर कोलिजन करेंगे, टकराव करेंगे, जितनी बार भिड़ेंगे उतनी बार रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे। और ये जो कोलिजन है, ये जो टकराने की संख्या है ना बबुआ, ये जो नंबर ऑफ कोलिजन है, ये नंबर ऑफ कोलिजन इस गिवन कंडक्टर के अंदर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अब एक बात बताओ, कोलिजन ज्यादा होने से फायदा होता है करंट को या कोलिजन कम होने से फायदा होगा करंट का? तो ये तो सर सिंपल सी बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स कम भिड़ के अगर यहां से यहां जाएंगे, टकरा के जाएंगे, तो करंट को निकलने में, सरकने में बबुआ आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, इजीली चला जाएगा। अगर सर रह के अगर थोड़े थोड़े इंटरवल में, सर थोड़ी थोड़ी जगह में अगर बहुत भीड़ रहा है, यहां से चला यहां ही भिड़ गया, ठीक है, फिर बैटरी ने उसको सांस दी, बैटरी ने चलाया, पॉजिटिव टर्मिनल ने इसको खींचा, फिर चला, फिर भिड़ गया, तो ऐसे करते करते बहुत सारे कोलिजन कर रहे हैं। तो सर इतनी बात क्लियर है कि सर कोलिजन ज्यादा होने से कंडक्टर के अंदर का माहौल वॉयलेंट हो जाता है, हिंसक हो जाता है, ठीक है, इधर उधर भागते हैं, टकराते हैं, रेजिस्टेंस बनता है। तो सर रेजिस्टेंस ज्यादा होने से करंट कम हो जाता है। और इस रिगार्डिंग ओम्स लॉ हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में बबुआ, अगर आपने अच्छे से समझा। क्या पढ़ा था ओम्स लॉ, थोड़ा सा बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चों ने तैयार किया। सर ने बोला कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर, सर ये कंडक्टर ऐसे थोड़ी, कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, इस दुनिया में हर एक चीज का रेजिस्टेंस है। चाहे आप मेटल्स ले लो, चाहे आप इंसुलेटर ले लो, सेमीकंडक्टर ले लो या एलॉयज ले लो, आपके पास तरह तरह के सब्सटेंसेस हैं बबुआ, और सारे सब्सटेंसेस का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है, यहां तक कि अपना भी है। रेजिस्टेंस का मतलब है अपोजिशन, करंट को रोक के रखना या किसी के फ्लो को, आपके बहने की क्षमता को जो चीज रोक के रखे या उसके रास्ते में अड़के खड़े हो जाए, हम उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। अब मैं कहूं कि आप एक स्टूडेंट हो और एक स्टूडेंट लाइफ में आपका मेन जो मोटिव होता है वो स्टडी, तो स्टडी आपका एक फ्लो है। इस स्टडी के फ्लो में
जितनी भी चीजें आपके रेस्ट्रिक्शन यहां पर डाल रही हैं स्टडी के फ्लो में, जो रोक रही हैं आपको पढ़ाई करने में, जी आपकी चैटिंग है, जी आपका गेम है, या जितनी भी चीजें हैं जो बातें इधर उधर की करते हो, ये सब रेजिस्टेंस है। तो आप रेजिस्टेंस को समझ सकते हो, अपोजिशन, कोलिजन। तो प्रीवियस लेक्चर में बबुआ हमने पढ़ा कि सर ओम बाबा ने बताया था कि एक रेजिस्टेंस है आर, रुकावट, जो इस करंट की फ्लो को रोकेगा जब ये यहां से यहां निकलेगा। जब इस आर रेजिस्टेंस में करंट जब पास होने की कोशिश करेगा तो बड़ी जिद्दोजहद से पास होगा, इसको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो ये करंट यहां से यहां जब पास होगा तो ये अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो लेके आ रहा है उसको हीट में वेस्ट करेगा, एक वोल्टेज बनेगी इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा इसके कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस, दैट इज गिवन बाय I इंटू आर। और ये ओम्स लॉ था। तो V इक्वल टू I इंटू आर का मतलब है कि जब सर किसी R रेजिस्टेंस में I मिलता है ना बबुआ, तो उसके अक्रॉस I इंटू आर की गुणा करने से V आ जाता है। अब सर R को एक साइड रखूं, V बाई I कर सकता हूं ना। अब किसी गिवन वोल्टेज के लिए रेजिस्टेंस I के कैसा है, और सर ने अपनी प्रीवियस लेक्चर में बताया था ऐसा अगर कहीं आ जाए तो उसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, सर अगर ये नीचे वाली चीज बढ़ी ना तो ये घटेगी, अगर ये घटी ना तो ये बढ़ेगी। और टॉपिक का नाम है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। अगर रेजिस्टेंस को ज्यादा या कम करना हो तो अगर आप रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करोगे तभी तो करंट कम ज्यादा होगा ना। तो बात ये आती है कि सर करंट को अगर ज्यादा करना है और कम करना है तो रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस को सर छेड़ने के लिए, फेर बदल करने के लिए बबुआ, ज्यादा करने के लिए, कम करने के लिए सर कंडक्टर की किन चीजों को हम छेड़ेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे कंडक्टर के जिनको हम हिला देंगे, हिलाने से रेजिस्टेंस हिल जाएगा तो करंट हिल जाएगा। ज्यादा चाहिए तो ज्यादा मिल जाएगा, कम चाहिए तो कम मिल जाएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन रेजिस्टेंस को छेड़ना पड़ेगा। छेड़ने के लिए कंडक्टर की क्या क्या चीजें होती हैं। आपके घर में वायर है, जो तारे हैं कनेक्टिंग। अब आपने देखा होगा जो वायर्स होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं, ठीक है। मतलब किसी वायर की लेंथ ज्यादा हो सकती है, किसी वायर का एरिया ज्यादा सकता है, ठीक है, किसी का एरिया छोटा हो सकता है। मतलब सर हमारे इस नेचर में तरह तरह की लेंथ की और तरह तरह के मुंह वाली, मोटाई वाली, एरिया वाली वायर्स होती है। जैसा कि सर ने बताया, ये सपोज करो ये कंडक्टर है। अब आपको देखते ही पता चल रहा है बच्चों कि सर इस कंडक्टर की कोई ना कोई लेंथ है और बबुआ कोई ना कोई एरिया है। ये पतली भी हो सकती है, मोटी भी हो सकती है, थिक भी हो सकती है, थिन भी। मार्केट में तरह तरह की वायर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, थिन वायर्स भी हैं, थिक भी हैं। और थिन और थिक वायर्स के इन होने से ही रेजिस्टेंस भी कम ज्यादा होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि हम थिक वायर्स को, जो मोटी वायर है उसको हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, करंट इजीली फ्लो कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। सिंपल सी बात है, देखते हैं क्या, यही तो फैक्टर्स हैं। तो सर आपने लिया एक कंडक्टर जिसकी कोई ना कोई लेंथ है, जिसका कोई ना कोई एरिया। तो प्यारे बच्चों ये कोई कंडक्टर ले लो, आप कॉपर का मान सकते हो, आप सिल्वर का मान सकते हो, आप प्लेटिनम का मान सकते हो, आप एल्यूमिनियम का मान सकते हो, आप मरकरी। ये कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, मरकरी, ये सब क्या हैं? ये मेटल्स हैं जिसका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने में या दुनिया भर की जितनी चीजें हैं इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं उनके अंदर यूज करते हैं। मेटल्स बोलते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये कॉपर है। तो कॉपर, अब कोई भी वायर होगी उसकी कोई ना कोई क्या लेंथ है, उसका कोई ना कोई एरिया। एरिया का मतलब जो उसका ये मोटाई है उसको एरिया। तो किसी गिवन लेंथ वाले और किसी गिवन एरिया वाले किसी भी चीज का इस दुनिया में क्या होता है? रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस कम ज्यादा भी कर सकते हैं। इस चीज को बता रहे हैं हमारे ओम सर। और उन्होंने कुछ ऐसे फैक्टर्स को छेड़ा जिससे रेजिस्टेंस भी डिस्टर्ब हो गया, करंट कम ज्यादा हो गया। तो राइट डाउन, कॉपी पेन निकाल के बैठो बच्चों। ओम सर ने पहला फैक्टर देखा कि अगर आप किसी गिवन कंडक्टर की लेंथ को या तो खींच रहे हो या दबा रहे हो या लेंथ को चेंज कर रहे हो या कोई दूसरी छोटी या बड़ी लेंथ लेगा, सिर्फ लेंथ, एरिया सेम रखा, ठीक है। या हम ये कहें कि सर सिर्फ और सिर्फ अगर मैं ये कहूं कि सर लेंथ को चेंज करने से
लेंथ बढ़ाने से या घटाने से रेजिस्टेंस अफेक्ट होता है उस कंडक्टर का। तो आप लिख सकते हो, यू कैन राइट डाउन पहला फैक्टर जो ओम सर ने देखा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अगर लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। ठीक है, अगला फैक्टर ओम सर ने जो देखा बबुआ, वो देखा कि सर रेजिस्टेंस एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी वायर का मुंह, उसका एरिया, एक तो मेरे पास इतने एरिया वाली वायर है और एक सर इतने एरिया वाली वायर है, तो सर ये होगी थिक वायर, ये मोटी वायर है, ये थिक वायर है। सर ये होगी थिन वायर, और थिन वायर के अंदर सर जो है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बहुत क्या हो जाता है, कंजस्टेड हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा टकरा टकरा के चलते हैं, आई बस समझ में। और सर थिक वायर हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स को चलने में आसानी आएंगी, तो सर वो थोड़े से क्या हो जाएंगे, खुले खुले होके चलेंगे, तो कोलिजन कम होंगे, करंट ज्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, इजिली फ्लो करेगा, इस चीज को ध्यान रखना। तो सर ने सेकंड फैक्टर देखा ओम सर ने। ये क्या बता रहा हूं मैं, ये पहला ये दूसरा क्या है, यही तो फैक्टर्स हैं, यही तो बबुआ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला फैक्टर है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ वाला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर किसी वायर का एरिया ज्यादा, मोटाई ज्यादा, थिक हो रही है मोटी, तो उसका रेजिस्टेंस कम, कोलिजन कम। ठीक है, फ्लो ज्यादा। अगर किसी का एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, तंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी जगह में ही चलना है, तो चलेंगे जरूर लेकिन टकरा टकरा के चलेंगे, तो सर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, कोलिजन ज्यादा हो जाएगा। तो ये इन दोनों फैक्टर्स को सर ने कर दिया ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद ये दोनों एक चीज में एडजस्ट हो गए। सर ने बोल दिया सर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, और इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। और प्यारे बच्चों, जब भी फिजिक्स में इस साइन को बबुआ हम हटाते हैं ना, तो ये खाली नहीं जाता, ये अपनी जगह कांस्टेंट छोड़ के जाता है। तो अब जैसे इसको हटाओगे तो फिजिक्स में एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होगी, जन्म होगा एक नई चीज का। ठीक है, जो कुछ स्पेशल चीजों पर डिपेंड करता है, सारी चीजों पर डिपेंड नहीं करता। इसको हटाने के बाद जो चीज आएगी, सर इसको हटाने के बाद में तो आपने ये लिखा है। ठीक है, अब फॉर्मूला बना, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे रीड करना है। R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। रोना नहीं है, ये रोने वाला वो रोना नहीं है, ये इसका सिंबल है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है, इसको प्रोनाउंस करते हैं रो, बोलते हैं इसको। तो प्यारे बच्चों, इस रो का मतलब है, आज से आप जानोगे इसको, रेजिस्टिविटी। ठीक है, अगर पहले से पढ़ा है, जानते हो तो इट्स वेरी गुड, नहीं है तो आज से जान लो, डोंट नीड टू टेक टेंशन। रेजिस्टिविटी बोलते हैं, या इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने तो रेजिस्टिविटी सुना था, आज तक तो ये नाम कभी आया नहीं। अरे आता है, तूने पढ़ा नहीं है, तेरी नजर नहीं गई है। सर ने बताया है, ऐसा कोई टीचर नहीं है जो इसका दूसरा नाम नहीं बताएगा, बट आप ध्यान नहीं देते हो, पेपर में इस नाम से भी आता है। तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है स्पेसिफिक। मतलब रेजिस्टेंस जितनी बातों पर डिपेंड करता है ना, ये उन सारी बातों पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि कुछ ही बातों पर डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड हियर स्पेसिफिक, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन सम स्पेशल फैक्टर्स। ये कुछ ही स्पेशल चीजों पर डिपेंड करता है। कौन? ये सिंबल। और ये आर है, ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। आपने देखा, आपने लेंथ है, एरिया और नेचर कि कॉपर का, सिल्वर का, अलग अलग वायर भी तो हो सकते हैं, अलग अलग मटेरियल की। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो हमने आज पढ़ी कि रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का है वो कैसे वेरी करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। तो साथ साथ प्यारे बच्चों उतारते रहो, आपका सिलेबस एनएसपी चैनल पे एक एक टॉपिक के साथ क्लास 10th का बिल्कुल मजे से खत्म करेंगे। एक बार सिलेबस कर लें, फिर लगातार लेक्चर्स लगेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के, डीपीपी सोल्व करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के आपको हर चैप्टर के लेक्चर स्टार्ट होंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे अच्छे से, क्योंकि सिलेबस जरूरी है। जब तक हमारे हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे तो उन अस्त्र शस्त्र को हम दुश्मनों पर कैसे लगाएंगे, मतलब क्वेश्चन पर कैसे लगाएंगे। तो फॉर्मूला आया आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, और इसको बोलते हैं रो, प्रोनाउंस करते हैं रो।
इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं बच्चा? रेजिस्टिविटी। और इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या नाम है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस जिन बातों पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, ये उन सारों पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये तो उसकी कुछ स्पेशल चीजों पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस की कुछ स्पेशल चीजों पर डिपेंड करके ये अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंस को अलग करके दिखाता है, रेजिस्टिविटी। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड हियर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। समझ में आया? हाँ। अब एक बात बताइए मुझे जल्दी से, कि नोट में लिखना है आपको, नोट में। ये मेरे पास एक कॉपर की वायर है, ये कॉपर की, ठीक है। चलो इसको दो हिस्सों में समझते हैं, बोर्ड का पार्टीशन कर लेते हैं सर दो हिस्सों में, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको नोट में अपनी कॉपी में लिखना है, ये एक वायर है। सर ये वायर जो है, ये वायर किसकी बनी है? मतलब सर ये मटेरियल क्या है? क्या ये मटेरियल, जैसे मैं कहूं कि सर मैं निखिल सर हूं, ठीक है, कोई दूसरे सर हैं, तो निखिल सर की क्वालिटी निखिल सर में है। आप बच्चे, आपकी जो क्वालिटी वो आप में है, बाकी दूसरे स्टूडेंट की क्वालिटी आप में नहीं आ सकती। हर बच्चा यूनिक है, मतलब आपका नेचर अलग है, आपका स्वभाव अलग है, ठीक है। तो ये सर जो बना है ये कॉपर से बना है, तो कॉपर इसका मटेरियल है। तो सर इसकी लेंथ L है, सर इसका एरिया A है। अब मैं कहूं कि सर मैं एक दूसरी मार्केट से, बाजार से एक वायर लेके आया सेम नेचर की कॉपर की, मतलब कॉपर की यही है, कॉपर की दूसरे, मतलब एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, ये समझो, जीन सेम है। क्यों? ये भी कॉपर है, वो भी कॉपर है, ठीक है। हाँ, लेंथ हाइट किसी, कोई घर में छोटा हो सकता है, कोई घर में बड़ा हो सकता है, बहन भाई बड़े हो सकते हैं हाइट में, वही बात है, लेकिन दोनों के जो मैन्युफैक्चरिंग है वो तो सेम है। हाँ, तो सर अब मैं क्या करूंगा? सर अब मैं एक सेम इतना ही एरिया वाली वायर लेके आऊंगा मार्केट से, ठीक है, और लेंथ कर दूंगा सर डबल, लेंथ कर दूंगा डबल। सर ये भी वायर कॉपर की है, ठीक है, इसका एरिया सेम रखो, ठीक है। तो सर हमने सेम एरिया की डबल लेंथ वाली वायर लेके आया। तो प्यारे बच्चों, एक डबल लेंथ की और सेम एरिया की, मतलब ये सोचो कि ये जो एरिया है और ये ही एरिया सेम है, ये वाला एरिया, लेकिन लेंथ डबल है और ये भी कॉपर की है। तो एक बात बताओ, एरिया तो सेम है, लेंथ डबल कर दी, तो इसका रेजिस्टेंस अगर आप मान के चलते हो, स्टार्टिंग में लेके चलते हो, सर अगर R है तो लेंथ डबल कर दी, और लेंथ डबल करने से ओम सर ने बोला रेजिस्टेंस भी डबल हो जाता है, तो इसका रेजिस्टेंस हो गया 2R, ठीक है। अब मार्केट से सेम एरिया की लेके आया और लेंथ हाफ कर दी, तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। मतलब अगर मैं ये कहूं, ये लेके आया मैं, ठीक है, ये एरिया A है, ये पहली कंडीशन थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी। मैं समझा रहा हूं कैसे क्या हो रहा है, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पहले बेस तैयार कर लें। सेम एरिया, अब की बार लेंथ हाफ है, तो सर हाफ लेंथ की सेम एरिया की, इसका रेजिस्टेंस सर R/2 हो गया। देखो स्टार्टिंग में R, जब एरिया A था लेंथ L थी, मान के चले कुछ ना कुछ 5 ओम है, 10 ओम है, ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, और A और 12 तो 2R, A सेम L/2 R/2। तो आप किस चीज को छेड़ रहे हो? एरिया को नहीं छेड़ रहे, सिर्फ लेंथ को छेड़ रहे हो। अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं सर एरिया को छेड़ूंगा, लेंथ को फिक्स रखूंगा, सेकंड फैक्टर, ठीक है। और थर्ड में हम तो दोनों को ही छेड़ सकते एक साथ। अगर मार्केट से कुछ ना लेके आऊं, उसी के साथ खींचातानी करूं, उसी को स्ट्रेच या कंप्रेस करूं, तो किसी गिवन चीज को स्ट्रेच और कंप्रेस करने से दोनों चीज पर असर पड़ता है, लेंथ भी बदलती है, एरिया भी बदलता है। देखते हैं कैसे। सेकंड पॉइंट, सर ये लेके आया, ये लेके आया, ये सेकंड पॉइंट, ये साथ साथ अपना ये पॉइंट्स उतारते रहना अपनी कॉपी में। सर ये वायर है कॉपर की, कॉपर की, वापिस लेंथ L, एरिया A, समझ में आया? अब मैं ये कह रहा हूं कि सर मैं अब सेम लेंथ, ठीक है, क्या कह रहे हैं, सेम लेंथ है, एरिया छोटा या बड़ा कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है? जैसे अब मैं कहूं ये क्या कर दिया सर, मैंने एरिया कर दिया डबल, मतलब मैं ज्यादा मोटे मुंह वाली वायर ले रहा हूं, थिक ले रहा हूं, और लेंथ सेम है, ठीक है। इसके भी पेरेंट्स कॉपर है और इसके भी कॉपर है, मतलब दोनों का स्वभाव जिससे ये बने हैं मटेरियल सेम है, कॉपर कॉपर। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इसका रेजिस्टेंस R है
तो इसका रेजिस्टेंस आर ही होगा क्या? नहीं सर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अभी सर ने बताया सेकंड फैक्टर। तो रेजिस्टेंस तो क्या हो रहा है हमारा, एरिया हाफ है, एरिया क्या हो रहा है 2 टाइम्स हो रहा है, सॉरी, तो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा हाफ R/2। और पहले केस में लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, एरिया घटाने से, एरिया क्या हो रहा है, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट रहा है। तीसरी चीज मतलब ये A है, ये B है, ये C है। अब क्या कर दूं, अगर मैं अब एरिया कर दूं छोटा, अब मैं एरिया कर दूं, लेंथ रखूं सेम, ठीक है। अब मैं ये कहूं, ठीक है, ये रखो, ठीक है, सपोज करो यही वायर है कॉपर की बच्चों, ठीक है, और लेंथ ले ली मैंने वापिस सेम, लेकिन अब की बार जो एरिया कर दिया वो हाफ कर दिया, छोटा कर दिया, तंग कर दिया, छोटी वायर, छोटी गली, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब रेजिस्टेंस हो जाएगा सर डबल। याद रखना, एरिया डबल, ठीक है, एरिया अगर डबल तो रेजिस्टेंस हाफ, अगर एरिया हाफ तो रेजिस्टेंस डबल। तो ये सेकंड फैक्टर था। तो ये जो काम हो रहा था, ये अब तक ये काम हो रहा था, किसी एक को हम फिक्स रख रहे थे, सेकंड को डिस्टर्ब कर रहे थे पांडे जी। लेकिन सर अब थर्ड पॉइंट में अब मैं मार्केट से कुछ लेके नहीं आऊंगा, जो काम करना है वो इसी के साथ करूंगा। और जब किसी गिवन चीज को छेड़ते हो तो अब की बार लेंथ भी बदलेगी और एरिया भी बदलेगा। चलो एक बात करूं, ठीक है, अब मैं ये कहूं तीसरा कि आपके पास एक वायर है, वायर सर्कुलर वायर है, समझो मार्केट से एक सर्कुलर फॉर्म में एक गोले की आकार की तार लेके आए, गोले की। तो ये जो तार लेके आए, ठीक है, सर्कुलर वायर, इस सर्कुलर वायर का जो वॉल्यूम है, क्योंकि कोई ना कोई चीज जो होती है हमारी 3D फॉर्म में, सॉलिड चीजों जो भारी होती हैं, सॉलिड होती हैं, ठीक है, उनका कोई ना कोई वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। तो सर हम ये जो वायर लेके आए, सर ये वायर लेके आए हम यहां, ये लेके आए सर 2 मीटर क्यूब की, मान लो कितने की, 2 मीटर क्यूब के वॉल्यूम वाली एक सर्कुलर वायर लेके। अब मैं इस सर्कुलर वायर को कट करके सीधा कर दूं, कट करके सीधा मतलब मैं ऐसे बीच में कट मारूं तो एक हिस्सा इसका ये हो गया और एक हिस्सा इसका ये हो गया। अब इसको पकड़कर मैं ऐसे कर दूं तो मतलब ये चीज ऐसे होगी कि नहीं होगी? आपने इसका ढांचा ही तो बदला है, इसकी फॉर्मेशन सर्कुलर से स्ट्रेट कर दी ना, वॉल्यूम पर असर थोड़ी पड़ेगा। अरे मार्केट से जो चीज लेके आए हो वो माल तो उतना ही रहेगा ना, तो इसका भी वॉल्यूम कितना रहा, 2 मीटर क्यूब। ये कोई लाइन नहीं है, आप सोच रहे सर ने लाइन है, इसका कोई ना कोई एरिया होता है, मतलब ये इस फॉर्म में होती है, ये ऐसी होगी। अब ऐसे देखना, कभी भी अच्छे से वायर को देखना, वायर की एक थिकनेस होती है और वायर की एक लेंथ होती है, दिमाग पर जोर डालो। ये थिकनेस इसका एरिया है, ये इसकी लेंथ है। तो इसको पकड़कर ये चीज ऐसी है, सर्कुलर पकड़कर सीधा कर दिए तो इसका वॉल्यूम भी कितना रहा, 2 मीटर क्यूब। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज को, ठीक है, उसी चीज को जब हम या तो स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें तो उसका जो वॉल्यूम है ना वो सेम रहता है। क्या रहता है? सेम। आफ्टर स्ट्रेचिंग और बिफोर स्ट्रेचिंग या आफ्टर कंप्रेशन या बिफोर कंप्रेशन, वॉल्यूम रिमेन सेम, ठीक है, क्योंकि मार्केट से जो चीज लेके वो तो सेम रहेगी। इस चीज को ध्यान देना। तो तीसरी चीज आपको ध्यान देनी है कि सपोज कीजिए एक वायर है, जो मैंने अभी ये चीज बताई है ना, इस चीज को ध्यान से नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन करने में काम आएगी, क्वेश्चंस लगाने में काम आएगी। पांडे जी अगर ये चीज को सीख लिया, इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे मजे आएंगे उनको करने में, ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट ही ऐसी होती है, स्ट्रेच कर दिया अप टू 2 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, बताओ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो उसके लिए इस कॉन्सेप्ट को सीखना जरूरी था। ये वायर है जिसकी लेंथ L है, इसका मुंह या इसका एरिया A है, कॉपर की है। अब मैं कोई बाहर से थोड़ी लेके आ रहा हूं, इसी को छेड़ूंगा, लेंथ भी बदल जाएगी, एरिया भी। अब मैं सपोज करो ये कॉपर है, ये L लेंथ है, एरिया, इसको दोनों एंड से पकड़कर खींच दिया तो दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करो, सोचो कि जब पकड़कर खींचेंगे तो ये साइड छोटी नहीं होती जाएगी, ये साइड,
ये हिस्सा प्यारे बच्चों छोटा सिकुड़ता हुआ नहीं जाएगा। तो मतलब सर जब आप इसको कितना खींचो, तो सर मैंने इसको पकड़कर 2 टाइम्स खींच दिया, इसकी लेंथ मैंने इसको इतना खींच दिया कि खींचने के बाद इसकी जो नई लेंथ है स्ट्रेचिंग की, वो इसकी ओरिजिनल से 2 गुना हो जाए, 12। तो बच्चों इसकी लेंथ को डबल करने से हमने इस कॉपर की वायर को इतना खींच दिया कि सर इसकी खींचने के बाद जो नई लेंथ होगी वो अपनी ओरिजिनल लेंथ की 2 टाइम्स होगी। लेकिन सर इसको खींच तो दिया, तो इसको खींचने के बाद में 2 टाइम्स अप टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, इसका जो ये एरिया जो पहले ए था अब इतना थोड़ी रहेगा, ये सिकुड़ जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा तो हमें नहीं पता, तो सर इसको मान लेंगे सर ए डैश हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मैं पहले से ही बता रहा हूं, जितने गुना लेंथ आप स्ट्रेच करते हो, मान के चलो यहां इस केस में कितना किया आपने, 12 किया है, तो लेंथ को 2 टाइम करने से एरिया जो है आपका हाफ हो जाता है। 1/2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, लेंथ 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप 3 गुना लेंथ बढ़ाते हो तो आपका एरिया 1/3 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। मतलब आप लेंथ को जितने गुना इंक्रीज करोगे, स्ट्रेच करोगे, एरिया उतने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। हाफ टाइम्स एरिया डिक्रीज और 2 टाइम्स लेंथ इंक्रीज। तो अगर इस चीज का अगर प्यारे बच्चों नहीं पता है तो आप निकाल सकते हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर ने बताया, क्योंकि हम इसी चीज को छेड़ रहे हैं। तो इसका वॉल्यूम इसको छेड़ने से पहले और इसके छेड़ने के बाद बराबर रहेगा, तो दोनों के वॉल्यूम को बराबर रख दो, आंसर आ जाएगा। तो सर वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग। बच्चों इस चीज को ध्यान रखो। सर हम किसी चीज का वॉल्यूम हम कैसे निकाल सकते हैं, तो मैथ कहता है किसी की लेंथ पता और किसी का एरिया पता हो तो दोनों की प्रोडक्ट कर दीजिए, यू विल गेट वॉल्यूम। तो खींचने से पहले वॉल्यूम क्या था, स्ट्रेचिंग करने से पहले। और ये जो टेक्निक है ये क्वेश्चन करने में काम आएगी इस टॉपिक के ऊपर, तो बड़े ध्यान से समझ लो। तो सर खींचने से पहले एरिया ए जो पता है, लेंथ भी पता है, खींचने के बाद नया एरिया नहीं पता, तो जो हमने मान लिया जिसकी वैल्यू निकालनी, लेकिन लेंथ पता है कि 12 होगी है, तो L से L कैंसिल। और जैसा कि अभी बताया, मैंने एक तरीका ही बताया, जितने गुना लेंथ बढ़ाते हो उतने गुना एरिया डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां से पता भी चल रहा है कि सर ए डैश जो है वो आफ्टर स्ट्रेचिंग वाला एरिया है, जो अपनी ओरिजिनल एरिया का हाफ हो गया है। आई बात समझ में? अगर 3L होता तो यहां 3 होता, यहां 4 होता तो यहां 4 होता। ये काम तो था स्ट्रेचिंग में। अगर कंप्रेशन में होता तो क्या होता सर, एरिया डबल हो जाता। ठीक है, यहां उल्टा हो जाएगा। तो इस पॉइंट्स को प्यारे बच्चों साथ साथ उतारते रहना, ठीक है, क्योंकि एक एक टॉपिक जो सर करवा रहे हैं बहुत अच्छे से करवा रहे हैं, ताकि आपके जो फंडे हैं वो क्लियर हो जाएं। तो अब बात कर रहे हैं कि सर ये वायरली ऐसे क्यों, सर ये लेंथ L ली, ये एरिया A लिया, ये कॉपरली, इसी को छेड़ूंगा कैसे सर, सपोज करो ये कॉपर है, ये L लेंथ है, एरिया। अब इसको दबा दिया, दोनों तरफ से दबा दो। दबाने के बाद इतना दबा दिया कि इसकी आफ्टर कंप्रेशन द न्यू लेंथ कम टू बी हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो अब हमने सर इसको इतना दबा दिया कि सर इसकी जो नई लेंथ है वो अब हाफ हो गई है। लेंथ आपने हाफ कर दी। देखो ये काम कंप्रेशन में कर रहे हो, स्ट्रेचिंग में लेंथ डबल हो रही थी, कंप्रेशन में छोटी हो रही है, आधी कर दी। तो लेंथ हाफ करने से कंप्रेशन में एरिया 2 टाइम्स हो गया। आपकी जो सड़क है, आपका जो रोड है वो बढ़ गया। तो एक इतने बड़े चौड़े रोड से, वाइड रोड से एक साथ चीजों को निकाल सकते हैं बिना कोलिजन के, तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। दैट्स व्हाई वी प्रेफर थिक वायर्स इन कंपैरिजन टू थिन वायर्स इन डोमेस्टिक सर्किट। हमारे घर में जो ये कनेक्टिंग वायर्स हैं हम ज्यादातर थिक यूज करते हैं। क्यों? रेजिस्टेंस कम आए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इजीली निकल सकते हैं, भीड़ के नहीं निकलेंगे। तो अब इसका नया एरिया जो ये 2A है, ये तो आपको पता चल गया। ठीक है, स्ट्रेचिंग में कम होता है, जितने गुना लेंथ बढ़ती है उतने टाइम्स एरिया डिक्रीज।
कंप्रेशन में जितने गुना लेंथ छोटी होती है, एरिया उतने गुना बढ़ जाता है। इस चीज को दिमाग में स्टोर कर लो, क्योंकि वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन और वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन सेम आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन क्या है, A इंटू एल, आफ्टर कंप्रेशन क्या हो गया नहीं पता, तो ये 2A मैं प्रूफ भी कर सकता हूं, A डैश मानूंगा, तो सर A डैश इंटू एल बाई 2, तो देखो L से L कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास 2A। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि सर किसी चीज को, उसी चीज को अगर छेड़ेंगे तो उसकी लेंथ भी बदलेगी, उसका एरिया भी बदलेगा, ठीक है। अब आपको अगला पॉइंट देखना है क्या, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इसको बढ़िया बना रहे हैं, डेप्थ के अंदर समझा रहा हूं कि प्यारे बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए इस कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग। तो प्यारे बच्चों अब इधर देखो, तो प्यारे बच्चों मुझे एक चीज बताओ, यहां पे देख के सर ने यहां 3 कंडक्टर्स बनाए और इन तीनों ही कंडक्टर्स में आप इजीली कंफर्म कर सकते हैं कि इन तीनों में सर लेंथ एरिया लेंथ एरिया लेंथ एरिया बराबर है तीनों का। और ये जो लेंथ और एरिया है ये किसी कंडक्टर की डायमेंशन कहलाती है, किसी चीज की डायमेंशंस, लेंथ और एरिया। लेकिन इन तीनों में सर एक चीज का फर्क है, भले ही इनकी लेंथ और एरिया सेम हो, ठीक है, कि सर जो पहले वाला कंडक्टर है ना वो कॉपर का बना है, देख सकते हो बीच में लिखा है Cu कॉपर, सर बीच वाला जो है वो सिल्वर का है और सर तीसरा एल्यूमिनियम का। मतलब तीनों के बनने की जो प्रॉपर्टी है, जो मटेरियल प्रॉपर्टी है कि सर ये कॉपर का है, ये सिल्वर का है, ये एल्यूमिनियम का, लेकिन तीनों की डायमेंशन सेम है, सेम लेंथ सेम एरिया के 3 डिफरेंट नेचर के मटेरियल्स हैं। क्या इन तीनों का रेजिस्टेंस बराबर होगा? कैसे हो सकता है? इसके अंदर ये कॉपर का है तो कॉपर का तो अलग सिस्टम है। जैसे 3 स्टूडेंट्स हैं, आपके 3 दोस्त हैं, एक का नाम है चुन्नू, एक का नाम है मुन्नू, एक का नाम सुन्नू, तो तीनों के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी ना, तीनों की बातें अलग होंगी, किसी के अंदर अच्छी बातें हैं, किसी के अंदर बुरी बातें हैं, तो तीनों की प्रॉपर्टीज अलग हैं। तो वैसे ही इन तीनों में बबुआ जो आयंस की और जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है वो भी अलग है। तो जब अंदर का माहौल ही अलग है तो अंदर की बातें भी अलग होगी। तो सर इसका रेजिस्टेंस R1 बोल दो, सर इसका रेजिस्टेंस R2 बोल दें और इसका रेजिस्टेंस R3। तो एक चीज आपने नोट करी कि 3 डिफरेंट मटेरियल्स हमने यहां लिए हैं, तो आप कह सकते हो कि सर डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट नेचर, अलग अलग नेचर के अलग अलग मटेरियल्स हैविंग सेम लेंथ और एरिया क्या होंगे? डिफरेंट रेजिस्टेंसेस होंगे। इस चीज को जस्ट नॉलेज के लिए समझना है कि जब भी नेचर बदलेगा तो रेजिस्टेंस भी बदलेगा, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, इस चीज को देख के अब तक हमने कितनी चीजें पढ़ी हैं जिस पर आपने देखा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टर का। एक तो ओम सर ने बताया कि रेजिस्टेंस लेंथ के साथ बदलता है, एरिया के साथ बदलता है, टेम्परेचर सर, और टेम्परेचर का प्रीवियस लेक्चर में जिक्र किया था कि जब आप किसी मेटल का टेम्परेचर बढ़ाते हो, कंडक्टर का ऐसे बढ़ाते हो, तो अंदर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो माहौल है वो फास्ट हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन बढ़ जाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी फास्ट हो जाती है, मोशन वायलेंट हो जाता है, और टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, कोलिजन्स कम हो जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, भागेंगे कम, आराम आराम से चलेंगे तो भिड़ेंगे कम। तो अब तक देखा लेंथ, एरिया और टेम्परेचर, 3 ये फैक्टर पढ़ लिए। चौथा भी आपने देखा कि रेजिस्टेंस क्या लिखा है सर, पढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन नेचर, स्वभाव, भाई कॉपर का है कि सिल्वर का है कि एल्यूमिनियम का, ये तो बता। अब हम बात करते हैं इस लेक्चर के लास्ट में सबसे प्यारी बात किसकी? रेजिस्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं रो। ये प्रोनाउंस है, इसका प्रोनाउंसिएशन है, और फॉर्मूला निकला था R इक्वल टू रो इंटू L बाई ए। अब पूछ ले कि सर ये रो क्या है, तो जिसको निकालना उसको एक तरफ, बाकी चीजों को एक तरफ। तो ये बाकियों की गर्दन पकड़ो और उठा के घुमा दो, R इंटू ए बाई एल। तो रेजिस्टेंस की यूनिट तो होती है ये सिंबल ओम का, एरिया ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर ले मरा, आंसर आया ओम मीटर। तो 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है बबुआ कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इन 1 मार्क। एग्जामिनर कैन आस्क यू एंड यू विल हैव टू टेल देम सर ओम मीटर।
तो अब एक बात बताओ कि सर ये रेजिस्टिविटी को आपने एक नए नाम से भी बोला था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इतनी बातों पर डिपेंड करता है। क्या रेजिस्टिविटी भी इन बातों पर डिपेंड करेगी? क्या इन सारी बातों पर डिपेंड करेगी? नहीं, इसका नाम है स्पेशल। तो एक कुछ मटेरियल्स की, उन मटेरियल्स की कुछ स्पेशल चीजों पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो मैंने लिखाया भी, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बाबा, साथ साथ लिख लेना, फिर मत कहना निखिल सर ने बोला। कुछ नहीं छोड़ूंगा इस टॉपिक का। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल। एक तो ये डिपेंड करता है, जैसा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, कि रेजिस्टेंस जैसे किसी मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है, तो वैसे रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी एक मटेरियल प्रॉपर्टी है कि किसका बना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, कई बार जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, मैं समझाऊंगा भी इसको एग्जांपल से, ये डिपेंड नहीं करता है किस पर, लेंथ पर और एरिया पर। ठीक है, कितनी लेंथ है, कितना एरिया, डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड करता है कि उस मटेरियल का नेचर क्या है। आई बस समझ में? तो इसको और बढ़ाते हैं और इसकी इंफॉर्मेशंस को हम समझते हैं बबुआ क्या है। इधर समझो, अच्छे से समझ में आएगा इस चीज का कि क्या मतलब है। ठीक है, तो देखते हैं रेजिस्टिविटी सर लेंथ और एरिया पर कैसे डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड करती है ओनली नेचर पे। ठीक है, देखते हैं कैसे। अब एक बात बताओ, सर ने ये लिया कंडक्टर, कंडक्टर जिसकी लेंथ है L, एरिया A, बना है सर कॉपर का, कॉपर का नेचर कॉपर का। सर अब वापिस मैंने कॉपर का ही लिया, लेकिन अब की बार लेंथ ले ली मैंने डबल, लेंथ ले ली मैंने डबल, लेंथ कर दी सर डबल, और एरिया सर, एरिया वापिस A रखा। लेकिन सर कॉपर की यही है, ये भी कॉपर की, ये भी कॉपर की। सर मैंने एक और ली सर लेंथ कर दी मैंने सर इसकी हाफ, ठीक है, और एरिया कर दिया सर डबल। लेकिन सर ये भी कॉपर की, अरे यार ये भी कॉपर का, ये भी कॉपर का, ये भी कॉपर का, तीनों का नेचर सेम है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तीनों का नेचर सेम है, जिससे बने वो स्वभाव सेम है, लेकिन तीनों की भुजाएं अलग अलग हैं, डायमेंशन अलग है, लेंथ एरिया बदल है। तो लेंथ एरिया के चेंज होने से समझ लो अभी जो बता रहा हूं, ओनली रेजिस्टेंस चेंज होता है। रेजिस्टेंस इन तीनों का अलग है, रेजिस्टेंस चेंज है, लेकिन इन तीनों की रेजिस्टिविटी सेम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, रेजिस्टिविटी इन तीनों की सेम है। इसकी भी रेजिस्टिविटी ये रो, इसकी भी रेजिस्टिविटी रो, और इसकी भी रेजिस्टिविटी रो। क्यों? इसकी भी रो, इसकी भी रो, इसकी रो। तो सर इसकी लेंथ एरिया चेंज है तो इसकी रेजिस्टिविटी भी चेंज होनी चाहिए, इसका लेंथ एरिया चेंज है तो इसकी भी रेजिस्टिविटी चेंज होनी चाहिए, इसकी भी चेंज होनी चाहिए, लेकिन तीनों की रेजिस्टिविटी तो बराबर है। और एक गजब की बात है, कैसे? क्योंकि सर तीनों का नेचर सेम है, तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। लिख सकते हो, डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया। अगर एक ही नेचर के तीन अलग अलग लेंथ एरिया वाले एलिमेंट्स लोगे तो तीनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। और पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आपसे यह कहा जाएगा कि इसकी रो 1 होगी, इसकी रो 2 होगी, इसकी रो 3। क्या यह सही है? नहीं, गलत है। तीनों की रो 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 होगी, रोना नहीं है, समझना है, लेकिन तीनों का रेजिस्टेंस बदलेगा। इसका R1 है, इसका R2, इसका R3। क्यों सर? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ एरिया पर, जैसा कि अभी आपने बताया। अब मजे की बात, लास्ट में जाते जाते इस चीज को उतार लेना, ठीक है? तो देखते हैं बबुआ सर वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इधर समझ। सर बता रहे हैं तो तेरे कान और तेरा ध्यान, ठीक है, बोर्ड पर और सर की बातों पर होना चाहिए बबुआ। इधर देख, आपने हीटर देखा, हीटर, रूम हीटर, सर्दियों में
सर्दियों में ऐसे हाथ सेकने के लिए हम हीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, गर्माहट चाहिए, हीटर। या हम कहें कि सर जो आपका टोस्टर होता है, टोस्टर, सबने सैंडविच खाए हैं, हाय हाय सैंडविच का नाम लेते मुंह में पानी आ गया, देखो बच्चों के, हाँ, ठीक है। तो ये जो हीटर हैं, टोस्टर हैं, गीजर है, मतलब हीटर एक एलिमेंट ही है, टोस्टर, ठीक है, और ये हम कहें ओवन जो है आपका, ठीक है, और गीजर, ठीक है, ये और भी बहुत सारे हैं, ये सारे के सारे, ठीक है, इस फिजिक्स के अंदर, साइंस में, हमारे नेचर में एक जबरदस्त एप्लीकेशन पर काम करते हैं, एक जबरदस्त चीज पर काम करते हैं, जिसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। डिटेल में पढ़ेंगे, इसके ऊपर एक लेक्चर मिलेगा आपको, तो टेंशन की जरूरत नहीं है, डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए जैसे एक नॉलेज के लिए याद रखो कि ये एक ऐसे एलिमेंट है, जैसे आपका बल्ब है, ठीक है, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो करंट के हीटिंग इफेक्ट पर काम करते हैं। अब जैसे आपके घर की एक चीज और मेन तो रहेगी, जो आपकी प्रेस है, आयरन प्रेस है, ठीक है, कपड़ों को प्रेस करने वाली, तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर काम करती है। अब इनको बनाने के लिए जो प्रेस है, ये हीटर है, इनके अंदर हम एक स्पेशल एलिमेंट का यूज करते हैं, एक स्पेशल सब्सटेंस का यूज करते हैं। सर वो स्पेशल सब्सटेंस बताओगे क्या नाम है उसका? सर उस स्पेशल सब्सटेंस जिसको हम यूज करते हैं कुछ स्पेशल पर्पस के लिए, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए, जिसका नाम है एलॉयज, ठीक है, एलॉयज। तो आप कह सकते हो कि एलॉयज आर यूज्ड, एलॉयज को यूज किया जाता है टू मेक स्टैंडर्ड रजिस्टर, फिक्स रजिस्टर बनाने के लिए, कुछ स्टैंडर्ड जो कुछ स्पेशल चीजों पर डिपेंड करता है, स्टैंडर्ड रजिस्टर्स, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं हीटर में, टोस्टर में, ओवन में। सर वो एलॉय जिसको आप स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाने के इस्तेमाल करोगे, एग्जांपल के तौर पर जैसे नाइक्रोम, ठीक है, नाइक्रोम हो गया आपका, मैंगनीन, ये जो सर ये क्या नाम है, इसके अंदर कोई एक मेटल नहीं है। एलॉयज का मतलब है मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स, मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन, आप लिख सकते हो कि सर टू और मोर देन टू मेटल्स का जो मिक्सचर होगा, मोर देन टू मेटल्स का, ठीक है। अब याद रख सकते हो, इस चीज को याद रखना है कि सर दो या दो से ज्यादा मेटल का जो मिक्सचर तैयार होगा वो एलॉयज होगा, और एलॉयज का यूज किया जाता है कुछ स्टैंडर्ड रजिस्टर्स बनाने में, जिनको हम यूज करते हैं हीटर में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में। सर वो नाम है नाइक्रोम, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन, ये लिख लो, ये एलॉयज हैं, ठीक है। इसमें जैसे देखो निकल, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, ठीक है, ये मिक्सर है किसका? निकल का, क्रोमियम का, मैंगनीज का, आयरन का, ठीक है। ये तो इतने सारे मेटल से हम एक स्पेशल एलिमेंट बनाते हैं। जब 3-4 मेटल को जोड़कर जो चीज बनती है वो एलॉय, और एलॉय जो है उसका रेजिस्टेंस हाई, एलॉयज का रेजिस्टेंस हाई होता है। क्यों? क्योंकि सर इसमें पहले से 3-4 मेटल रहे हुए, हर मेटल का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, तो सर इसका भी अपना रेजिस्टेंस, इसका भी अपना, तो सारे रेजिस्टेंस आपस में ऐड होके जो चीज तैयार करेंगे वो एक हाई रेजिस्टेंस की तैयार होगी ना। तो जो एलॉयज होते हैं ना प्यारे बच्चों, वो हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होते हैं, और इनकी रेजिस्टिविटी भी हाई होती है। तो आपको लिखना है कि सर जो एलॉयज होती हैं वो हाई रेजिस्टिविटी और हाई रेजिस्टेंस के सब्सटेंस होते हैं। तो आपको ये लिखना है कि एलॉयज have high resistance and high resistivity। जिसका रेजिस्टेंस हाई होगा उसकी रेजिस्टिविटी भी हाई होगी, हाई रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टिविटी। और सर जो ये हाई रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टिविटी वाले हैं, इनका यूज किया जाता है, आर यूज टू मेक स्टैंडर्ड रजिस्टर्स बनाने में, जैसे लाइक नाइक्रोम, ये नाइक्रोम बहुत काम आता है, नाइक्रोम,
कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन, ये कुछ ऐसे एलॉयज हैं जिसको हम यूज करते हैं फॉर स्पेशल पर्पस। ठीक है, याद रखना। नाइक्रोम है, प्रेस में लगा होता है, हीटिंग है, हीटर है, गीजर है, ये जो इनके अंदर जो एलिमेंट्स यूज है ना हीट प्रोड्यूस करने के लिए, वो एलॉयज हैं जो मिक्सर रहते हैं 2 और मोर देन 2 मेटल का। तो प्यारे बच्चों, आपको जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना वो ये लिखना है। तो सेकंड लिखने से पहले मुझे जरा सी एक चीज बताइए। आपने देखा कि सर जब हम मेटल के अंदर कंडक्टर के केस में व्हेन वी इंक्रीज द टेंपरेचर तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, कोलिजन्स बढ़ते हैं, अंदर का माहौल थोड़ा सा वायलेंट हो जाता है। लेकिन ऐसा एलॉयज में नहीं होता, क्योंकि एक बात तो ये कि सर जो एलॉय होती है वो कोई इसमें एक मेटल नहीं होती, उसमें 3 या 4 मेटल होती हैं। तो इतनी सारी मेटल्स को जब हम ऐड करते हैं तो जो ओवरऑल चीज तैयार होती है वो एक हाई रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टिविटी की तैयार होती है। इसलिए ज्यादा टेंपरेचर पर या हम कहीं हाई टेंपरेचर पर एलॉयज का रेजिस्टेंस जो है वो बहुत नेग्लिजिबल चेंज आता है। एलॉयज के रेजिस्टेंस में हम ये कहें कि बिल्कुल भी चेंज नहीं आता, बिल्कुल नामात्र सा चुन्नुस आता है। तो आप ये कह सकते हो कि सर रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय कि सर जो एलॉय का रेजिस्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नॉलेज के लिए, रेजिस्टेंस ऑफ एलॉयज डोंट वेरी, कि सर जो एलॉय का रेजिस्टेंस है वो टेंपरेचर के साथ विद टेंपरेचर वेरी नहीं करता है। इस चीज को ठीक है अपने माइंड में सेट कर लेना कि सर जो एलॉयज का रेजिस्टेंस है वो टेंपरेचर के साथ बदलेगा नहीं, क्योंकि सर रेजिस्टेंस बदल जाएगा तो फिर बात बिगड़ जाएगी। एक चीज और कि जो एलॉयज होते हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते। ऑक्सीडाइज का मतलब ये होता है कि एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन के साथ जब कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट कर लेता है तो आपको पता है उसके ऊपर कोरोजन आ जाता है, जंग लग जाता है। तो इसलिए हम नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन का यूज करते हैं स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाने में, जो ज्यादा टेंपरेचर पर भी असर उन पे नहीं होता है, ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। और ये लिख सकते हैं डोंट गेट ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब ये इनके ऊपर जंग वगैरह नहीं आता है, ये कोरोजन इनके ऊपर नहीं आता है। तो डोंट गेट ऑक्सीडाइज एट हाई टेंपरेचर। तो ये हाई टेंपरेचर पर ऑक्सीडाइज नहीं होते। चलो मुझे एक जल्दी से एक बात बताइए, लास्ट बात आज के इस लेक्चर की, फिर हम दी एंड करते हैं आज इसके लेक्चर को। एक बात बताइए, हमारे पास कितने टाइप के सब्सटेंसेस है? ठीक है, हर एक सब्सटेंस का अपना एक रेजिस्टेंस और उसकी एक रेजिस्टिविटी होती है। तो एक बात बताइए, क्वेश्चन है कि सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा? एक नंबर में विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन है? ठीक है, लेकिन हम नॉर्मली तो हम हर जगह जो वायर है या घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट है, ठीक, घर के किचन से लेकर हम बड़े तक लगभग कॉपर से हम उसको यूज करते हैं, कॉपर यूज करते हैं। लेकिन कॉपर से भी बढ़िया एक ऐसा मेटल है, अगर उसको यूज कर लिया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत गजब की हो जाएगी। तो विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो बच्चों आपको याद रखना है कि सर आंसर है सिल्वर, कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस और इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत कम है। ठीक है, तो आप कहोगे सिल्वर हैव रेजिस्टिविटी, तो सिल्वर के पास जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत स्मॉल है, क्योंकि जो मेटल्स और कंडक्टर्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बिकॉज दे हैव लेस वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। तो इसके पास जो रेजिस्टिविटी है ऑफ ऑर्डर, किस ऑर्डर के अंदर इसके पास रेजिस्टिविटी है? 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर, ये इसके पास। और 10 मतलब किसी की पावर अगर माइनस में हो तो वो ओवरऑल उसका जो वैल्यू आती है, रिजल्ट आता है, वो बहुत ही छोटा सा आता है पांडे जी। तो इस चीज को ध्यान में रख लेना कि 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर जो है वो सिल्वर है, मेटल है, जो सबसे बढ़िया कंडक्टर कॉपर से भी ज्यादा है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, आपका एल्यूमिनियम है, प्लेटिनम है, मरकरी है, ठीक है, ये सारे आयरन है, सिल्वर, ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर, लेकिन इनमें सबसे बढ़िया सिल्वर है। इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, तो इंसुलेटर्स के पास जो रेजिस्टिविटी होती है, इंसुलेटर के पास जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई ऑर्डर की रेजिस्टिविटी होती है, हाई ऑर्डर की रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, याद रखना कितनी होती है? 10⁻13। देखो 10⁻ पॉजिटिव में, ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, 13 टाइम्स जो है 0 लगानी है, तो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। 10⁻13 से 17 ओहम मीटर,
इस ऑर्डर में आपकी जो है वो इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। और जो एलॉयज जो हैं उनकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर से क्या होती है, कंडक्टर से ज्यादा, मतलब इससे तो ज्यादा ही होगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सिल्वर इंसुलेटर्स और जो आपके एलॉयज हैं, एलॉयज की रेजिस्टिविटी जो है वो कंडक्टर से ज्यादा। ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एक बड़े ही इंपॉर्टेंट और मजेदार टॉपिक पर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें बात करेंगे सीरीज और पैरेलल की। तब तक के लिए इन लेक्चर्स को प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से समझिए। अगर अच्छी लगे वीडियो, लेक्चर अच्छा लगे तो डू कमेंट, प्लीज दिल ठोक के कमेंट किया करो, ताकि सर को सपोर्ट मिले, एक मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू।